हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिवर्स चार्ज के अंतर्गत ये जो सेक्शन है आपका सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, आज हम लोग इसे कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि आरसीएम क्या है और आरसीएम किस तरीके से वर्क करता है। कोई भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई अनरजिस्टर्ड से अगर माल या सर्विस परचेज करता है तो उसे किस तरीके से अपने बुक्स को मेंटेन करना होता है, प्लस कौन सी एंट्री आपको लेनी होती है, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जाना था। तो गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर कर दिया है, मतलब कि नोटिफाई कर दिया है कि ये पर्टिकुलर गुड्स या ये पर्टिकुलर सर्विस अगर आप परचेज करते हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, तो हर ख़रीदने वाले को यानी कि परचेज़र को ही उसके बिहाफ में टैक्स जमा करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। तो वो लिस्ट है, वो गुड्स प्लस सर्विस के बारे में मैं आपको डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखते रहें। सबसे पहले अगर हम गुड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो पहला कॉलम है ये नेचर ऑफ गुड्स है। यहाँ पर दूसरा आपका दिया हुआ सप्लायर ऑफ गुड्स यानी कि कौन सेलर हो सकता है, और यहाँ पर आपका जो थर्ड वाला कॉलम है रिसिपेंट ऑफ सप्लाई यानी कि परचेज़र यानी कि रिसीवर। पहला जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत, वो है हमारा कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड। इसका मतलब क्या होता है? कच्चा काजू जिसमें कि छिलका नहीं होता है। अगर आप किसी एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि किसान से अगर आप परचेज़ करते हो और अगर वो परचेज़र यानी कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको ही इसका टैक्स जमा करना पड़ेगा अंडर आरसीएम, ना करके उस किसान को। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका क्या है? बीड़ी रैपर लीव्स यानी कि तेंदू लीव्स। अगर आप जैसे कि बीड़ी के क्या होता है, जो कि बीड़ी का पत्ता होता है, जो बीड़ी बनती है, अगर आप या कोई रजिस्टर्ड पर्सन अगर किसान से अगर वो परचेज़ करता है तो फिर वो किसान नहीं बल्कि उस रजिस्टर्ड पर्सन की जिम्मेदारी होती है कि इस परचेज़ के अगेंस्ट में वो जीएसटी को जमा करे अंडर आरसीएम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका है टोबैको लीव्स। टोबैको लीव्स क्या होता है? मतलब कि तंबाकू, जिसे आप आम ज़बान में खैनी भी कहते हैं। तो अगर किसी किसान से अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो परचेज़ करता है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को इसके अगेंस्ट में वो जीएसटी को पे करना पड़ेगा, ना कि उस किसान को। देखिए किसान को यहाँ पर इससे बाहर रखा गया है कि उसे जीएसटी का नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसके बिहाफ में क्या है? जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसे ही यानी कि वो पार्टिकुलर जो भी अमाउंट रहेगा, उसका जो भी परसेंटेज रहेगा, आपको उसका टैक्स जमा करके बाद में अब उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, जिसे आप जानते हैं कि इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। चौथा आप देखेंगे सिल्क यार्न। ओके, अब यहाँ पर जो है सप्लायर व गुड्स, अगर वो कोई पर्सन यानी कि अगर वो क्या करता है, यान को वो बनाता है और बनाने के बाद वो उसकी आपूर्ति करता है, प्रोवाइड करता है किसी भी एनी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो जो रजिस्टर्ड पर्सन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके अगेंस्ट में जीएसटी जमा करे। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा रॉ कॉटन। रॉ कॉटन का माने क्या होता है? आपका कच्चा कपास। वो अब देखिए यहाँ पर सेलर कौन हो सकता है? वो आपका किसान ही है। अब यहाँ पर क्या है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन, वो जो परचेज़र है वो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या करेगा? उस किसान की ओर से वो जीएसटी वो जमा करेगा अंडर आरसीएम। सप्लाई ऑफ लॉटरी। अब यहाँ पर सेलर यहाँ पर कौन है? आपका यहाँ पर दिया हुआ है, नोटिफाई कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पर जो परचेज़र रिसीवर वो कौन हो सकता है? यहाँ पर लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। तो यहाँ पर आपके जो गवर्नमेंट है ये उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है कि वो यहाँ पर जीएसटी आपसे रिकवर करे और उसके बाद वो जीएसटी पे करे। यहाँ पर जो रिसीवर है लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके अगेंस्ट में वो जीएसटी जमा करेगा, यानी कि ये लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? वो अपना आईटीसी क्लेम कर लेगा। चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, यूज्ड व्हीकल्स। अब यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है यूज्ड व्हीकल्स है, यानी कि इस्तेमाल किया हुआ आपकी गाड़ी है, जब्त माल है पुराना, और इस्तेमाल किया हुआ कोई भी सामान। अब यहाँ पर सेलर कौन हो सकता है?
जिससे भी आप जो रिसीव करोगे, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर ये रिसीव करता है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और एनी लोकल अथॉरिटी से अगर वो रिसीव करता है, इसे बाई करता है, तो वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में वो जीएसटी वो पे करे अंडर आरसीएम। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तेज़ी से अब सर्विसेज कौन कौन से हैं। सर्विस में अगर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है GTA सर्विस प्रोवाइडेड, यानी कि GTA का माने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ये सर्विस से प्रोवाइड करेगी किसे, जिसमें से कौन हो सकता है, वो आपका पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, यानी कि जो भी जो जीएसटी होल्डर है, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। लेकिन इनको छोड़ करके कौन कौन है, एक्सेप्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, इनको छोड़ करके GTA सर्विस प्रोवाइडर अगर इनमें से किसी को भी अगर ये सर्विस प्रोवाइड करता है तो फिर ये इनकी जो लायबिलिटी बनती है वो टैक्स जमा करने की वो उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है, जैसे जो भी जो GTA सर्विस से प्रोवाइडर होता है अगर वो आपसे 12% का अगर वो टैक्स चार्ज करता है तो फिर हमें उसके अगेंस्ट में जीएसटी जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर आपका रिवा चार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो हमसे अगर 5% का अगर वो टैक्स अगर वो चार्ज करती है तो फिर हमें यानी कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को और इनमें से जो भी जो कंपनीज यहाँ पर है उनको वहाँ पर जीएसटी जमा करना पड़ेगा अंडर रिवा चार्ज मैकेनिज़्म। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी GTA से सर्विस अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आपको ये देखना है अगर 5% अगर वो हमसे अगर टैक्स अगर वो चार्ज कर रहा है तो फिर आपको जीएसटी आपको जमा करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। और अगर वो 12% का अगर वो टैक्स आपसे चार्ज कर रहा है तो फिर आपको जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा, देखते हैं हम लोग क्या हमारा दूसरा है दोस्तों, हमारा लीगल सर्विसेज ओके प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट्स इंडिविजुअल फर्म टू एनी बिजनेस एंटिटी इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन है या एनी बिजनेस एंटिटी इन द टैक्सेबल टेरिटरी, अगर कोई लीगल सर्विस अगर वो रिसीव करता है, किससे करता है, एडवोकेट से, इंडिविजुअल से, फर्म से, तो यहाँ पर वो इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म वो आपसे जीएसटी चार्ज वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे इससे यहाँ से एग्जाम्प्ट रखा गया है। कोई भी जो एडवोकेट होता है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो तो जीएसटी वो तो चार्ज तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर जो रिसीवर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके बिहाफ में टैक्स जमा करे अंडर आरसीएम। और ये बिल्कुल ही मैंडेटरी है, यानी कि सरकार ने इसको नोटिफाई कर दिया है कि भैया ये जो हमारे जो वकील साहब हैं उनको इसमें चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जो ये जो लीगल सर्विस जो ले रहे हो तो आपको उसके बिहाफ में टैक्स जमा करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी टू एनी बॉडी कॉरपोरेट और फर्म। अब जैसे कि मान के चलें कि आप एक फर्म है और आपने स्पॉन्सरशिप आपने अगर लिया हुआ है, तो जिस कंपनी से आप स्पॉन्सरशिप लोगे ये वो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस पर यानी कि जीएसटी वो जमा करे। आप जो इसको जो लोगे तो ये आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उसके अगेंस्ट में आप जीएसटी जमा करें अंडर आरसीएम। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। रेंटल पोस्टर एयरक्राफ्ट रिलेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू एनी बिजनेस एंटिटी इन द टैक्सेबल टेरिटरी। यानी कि कोई भी अगर जो टैक्सेबल सर्विसेज जो रिसीव करता है, इसमें कोई भी हो सकता है। आप जैसे कि गवर्नमेंट से आप रेंटल सर्विस, पोस्टल सर्विस, एयरक्राफ्ट सर्विसेज या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस, इस तरीके का अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी से अगर आप रिसीव करते हैं तो फिर रिसीवर की ही ये लायबिलिटी बन जाती है कि इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में वो जीएसटी को जमा करे अंडर आरसीएम। नेक्स्ट हमारा
कॉपीराइट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑथर और म्यूजिक कंपोजर टू पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर इन टैक्सेबल टेरिटरी। इसका मतलब क्या होता है कि मान के चलें कि कोई भी ऑथर है उसने बुक मतलब लिखी है, कोई भी म्यूजिक कंपोजर है उसने म्यूजिक कंपोज किया है, तो अगर वो किसी भी म्यूजिक कंपनी या पब्लिशर या प्रोड्यूसर को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो यहाँ पर इसको क्या करना होता है कि वो जो पर्सन जो होता है वो कॉपीराइट क्या सर्विस देता है, तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है कि वो टैक्स मतलब कि वो चार्ज वो करे। यहाँ पर जिसे वो सर्विस वो दे रहा यानी कि रिसीवर, यानी कि ये आपकी म्यूज़िक कंपनी होगी, पब्लिशर कंपनी हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ये उसकी जिम्मेदारी होती है क्योंकि ये ऑलरेडी इन लोग मतलब कि कंपनी ही होती है। और ये जो कॉपीराइट यानी कि जो कंपोज़र होते हैं वो कोई इंडिविजुअल ही हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो लायबिलिटी जो बनती है ये म्यूज़िक कंपनी प्लस प्रोड्यूसर प्लस पब्लिशर कंपनी की, कि वो उसके बिहाफ में वो जीएसटी को जमा करे अंडर आरसीएम। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिनेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस टू बैंक्स। अब ये क्या होता है? बहुत सारे लोग या इंडिविजुअल ऐसे भी होते हैं जो कि बैंक के लिए वो काम करते हैं। वो बैंक के लिए वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो जगह जगह जाकर गांव घर में वो जाकर बैंक का वो खाता खुलवाते हैं। इसी तरीके से बैंक से रिलेटेड वो लोग बहुत सारा काम करते हैं। तो इस एवज में, इसके अगेंस्ट में वो जो सर्विस जो वो देते हैं वो तो जीएसटी वो चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बैंक की जिम्मेदारी होती है कि ये जो सर्विस इससे जो वो ले रहे हैं वो यहाँ पर जीएसटी को जमा करे अंडर आरसीएम। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट यानी कि DSA सर्विस प्रोवाइडेड टू बैंक्स और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी अगर DSA है वो अगर इंडिविजुअल है, अगर वो किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है किसी बैंक को या फिर जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसे, तो यहाँ पर वो इंडिविजुअल DSA की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो GST वो रिसीव करे और फिर जा कर के वो उसको जमा करे, क्योंकि उसे GST के नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बैंक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके अगेंस्ट में वो जो सर्विस जो ये बाय कर रहा है या सर्विस जो रिसीव कर रहा है वो इसके अगेंस्ट में जीएसटी को पे करे अंडर आरसीएम। चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है सिक्योरिटी सर्विस अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि बॉडी जो कॉर्पोरेट है उसे छोड़ करके अगर वो इंडिविजुअल है, सिक्योरिटी जो सर्विस दे रहा है अगर वो इंडिविजुअल है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्सेबल टेरिटरी, तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर्ड पर्सन जो है या फिर जो भी आपका टैक्सेबल के अंतर्गत जो भी बिजनेस आ रही है उसकी ये लायबिलिटी बनती है कि वो जीएसटी को पे करे अंडर आरसीएम, लेकिन किसे छोड़ करके, एक्सेप्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ये इसमें इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस एजेंट प्रोवाइडेड टू इंश्योरेंस कंपनीज। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं कि जो कि सर्विस वो देते हैं किसे, इंश्योरेंस कंपनी को। तो यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट के पास तो वो जीएसटी नंबर तो होगा नहीं क्योंकि वो इंडिविजुअल होते हैं। तो यहाँ पर वो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी होती है कि वो इस सर्विस के अगेंस्ट में टैक्स को वो पे करे अंडर आरसीएम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बैंक्स। अब जो रिकवरी एजेंट ये क्या होता है, आपने देखा होगा जो बैंक जो लोन जो प्रोवाइड करती है तो उनका जो लोन जो होता है वो कभी कभी रिकवर नहीं हो पाता है, तो वो रिकवरी के लिए वो बंदे को रखते हैं। तो वो बंदे को हायर भी करते हैं जो कि मोटे मोटे मुस्टंडे होते हैं। वो आपने देखा होगा उनका काम ही वही होता है, डरा के धमका करके वो पैसे को रिकवर करते हैं। तो ऐसे लोगों से ये जो सर्विस जो बैंक जो रिसीव करती है इसके बिहाफ में क्या करती है, वो बैंक जो है जो कि सर्विस ये ले रही है रिकवरी एजेंट से, उनका काम है जीएसटी को जमा करना अंडर आरसीएम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको आपके ज्ञान में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ होगा। अगर इसी तरीके से आप अच्छी अच्छी वीडियो से लाभान्वित होना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखना चाहते हैं, तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ में डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।